हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। तो हमारा एनवायरनमेंट का आज पर्यावरण एवं उसके घटक, एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट्स, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज फिनिश होने वाला है। तो आज के आखिरी जो चैप्टर 1 के टॉपिक हैं वो हैं मानव पर्यावरण संबंध। दूसरा टॉपिक रहेगा मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या रहता है। अपना हथियार निकाल लेते हैं। मानव पर्यावरण संबंध, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन। अभी सिर्फ मानव और पर्यावरण के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, जो ह्यूमन है उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा एनवायरनमेंट का। फिर हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण पर मानव की वजह से क्या प्रभाव पड़ा। इसी में ही दो हैं। चलिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन, मानव और पर्यावरण के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। इंटरनल इनर रिलेशंस हैं। तो हम अन्योन्याश्रित जो संबंध थे उनके बारे में हम इससे पहले क्लास नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो आप वहाँ पे जाकर इसको डिटेल में समझ सकते हैं अन्योन्याश्रित क्या है। तो इसके अंतर्गत एक दूसरे से पृथक सत्ता की कल्पना करना संभव नहीं है। मानव पर्यावरण संबंध से तात्पर्य है मानव और उसके आसपास के जैव भौतिक दुनिया के बीच गतिशील और परस्पर जुड़े हुए संबंध। आरंभिक मानव जो था वो अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। पूरी तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा, किताबों में देखा होगा, अभी तो नहीं देख पाएंगे। तो मानव जब और अधिक सभ्य हो गया तब उसने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरण का उपयोग करने लगा। आरंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में 2 प्रकार की भूमिका होती थी। एक जो ग्राही, मतलब जो ग्रहण करते हैं हम पर्यावरण से, फल फूल, पहले पत्ते वगैरह का यूज़ करते थे लोग, आदि मानव जो थे। और एक उसका कार्यता भूमिका जो थी दाता की। दाता वो कैसे बना कि जैसे उसने भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान जो ग्राही किया, मतलब जो ग्रहण किया, फल फूल पशु मांस आदि प्राप्त करता था, और फिर उनको दाता के रूप में अनजाने में, मतलब उसे ज्ञान नहीं था आदि मानव को जब उस टाइम में, तो फलों और फूलों के बीजों को बिखार कर अपना योगदान देता था। इस तरह वो दाता और ग्राही दोनों का काम कर रहा था। अब जैसे जैसे समाज और संस्कृति का विकास हुआ, जैसे जैसे उसे पता चला आग कैसे जलती है, अच्छा पका हुआ हम भोजन खा सकते हैं, फिर उसने लकड़ी से घर बनाना शुरू कर दिया, लोहे से हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे समाज एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ उसकी बुद्धि और कौशल मतलब जैसे उसने क्रिएटिविटी दिखाई वहाँ पर। जैसे लोहे से जैसे कुल्हाड़ी बनाने लगा, फिर कुल्हाड़ी बन गई तो पेड़ पौधे काटने लगा, उससे फिर घर बनाने लगा। लकड़ी का जो भी प्रयोग होता है, तथा प्रौद्योगिकी का विकसित हुई, इससे क्या होगी, प्रौद्योगिकी विकसित हुई, वैसे वैसे उनके संबंध जो हैं उत्तरोत्तर परिवर्तन हो गया है। वैसे वैसे क्या हो गया, जैसे ही मानव की बुद्धि ने विकास किया, संस्कृति और समाज ने विकास किया, वैसे ही पर्यावरण और मानव के बीच में जो संबंध था वो उत्तरोत्तर परिवर्तन हो गया। तो जो पहले आपने पढ़ा था, पहले क्या था, अन्योन्याश्रित संबंध था, अब हो गया उत्तरोत्तर परिवर्तन संबंध। तो जो मानव प्रारंभ में प्रकृति में ग्राही और दाता की भूमिका में आगे था, वही चलकर आगे उसका स्वामी बन बैठा। वही उसने कह दिया भाई ये पेड़ मैंने उगाए हैं, ये मेरे पेड़ हैं, तो उसके क्या बन गया, वो स्वामी बन गया। नेक्स्ट जो प्रागैतिहासिक काल था से वर्तमान काल, जो करंट में अभी चल रहा है, मानव तथा पर्यावरण के मध्य बदले संबंधों को निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल आप जो है हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम उसकी एक वीडियो एक्स्ट्रा
बना देंगे प्रागैतिहासिक काल को समझाने के लिए। तो जो प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक का जो मानव का जो संबंध बना है उसके बारे में हम बताएंगे। इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। एक आखेट एवं भोजन संग्रह काल, यह काल जो है मानव संस्कृति तथा सभ्यता का प्रारंभिक काल था, जो हम बता रहे हैं आदि मानव से संबंधित था। और इस काल में मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग और घटक था। प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग था उस टाइम पे। मानव जो था एक घटक भी था, कॉम्पोनेंट भी माना जाता था उस टाइम पे। तो फिर सेकंड आया पशुपालन। जब जैसे पशु का मांस जब खाने लगे तो उन्होंने कहा अब हम जब पशुओं को मार ही देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या सब। तो वो पशुओं का पालन भी करने लगे। पशुचारण काल आया, चारा खिलाने लगे। चारण मतलब पशुओं को पालना पोसना। तो समय के साथ साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया, जिसके साथ ही आवास निर्माण, चारा प्रबंधन हेतु पर्यावरण का प्रयोग शुरू हुआ। फिर थर्ड आता है कृषि काल। तो कृषि काल में क्या हुआ, पौधे थे पौधों का भोजन बनाने के लिए प्रयोग मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हमने क्लास 2 और 1 में कवर किया है। आप जाकर क्लास 2 और 1 देख सकते हैं। तो मैं क्लास 1, 2 और 5 का जो URL है क्लासेस का वो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो जैविक संगठनों पर विजय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना गया। फिर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल आता है। तो इसमें क्या हो गया कि पौधों से भोजन प्राप्त करने तथा जानवरों के शिकार हेतु आदि मानव ने औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। मानव द्वारा बनाए गए औजार नवपाषाण युग के परिचायक थे और मानव द्वारा 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किया गया। जैसे हम बता रहे हैं विकास होता गया और पर्यावरण और मानव के बीच जो है संबंध बिगड़ते चले गए। तो प्रौद्योगिकी के विकास क्रम में 19वीं सदी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1806 ईस्वी से हुई। अब ये आ जाएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो 1806 ये इम्पोर्टेंट है। तो जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो गया। जब औद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई, उद्योग लगने लगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो प्राकृतिक संसाधन थे, लोहा किसी फैक्ट्री में है, हम लगाते हैं तो लोहे का प्रयोग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। हम मशीन बनेंगे, कारखाने बनेंगे, टेंट बनेगा, लोहे के बॉक्सेस बनेंगे और लोहे से ही फिर हम कुछ और बनाएंगे। टिन के डब्बे हो गए, स्टील के डब्बे हो गए। तो मतलब जो लोहे के डिब्बे वगैरह बनते हैं, लोहे से कई सारी चीज़ें बनती हैं, स्विच बनता है, बोर्ड बनता है। तो ये सब हम प्रयोग करते हैं। लोहे की धातु को मिलाकर 2 धातुओं से भी कुछ मतलब धातु अन्य धातु बनती है। तो इस तरह क्या हो गया, जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन होने प्रारंभ हो गया यहाँ से। तो इस प्रकार प्रौद्योगिकी विकास होती गई, इसका तो विकास होता गया तथा पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका और संबंध में भी लगातार परिवर्तन होते रहे। अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हुआ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। अभी हम पढ़ रहे हैं कि मानव पर जो पर्यावरण का जो परिवर्तन हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो मानव पर पर्यावरण का प्रभाव कई तरह से पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य, बीमारी, जैसे भी कोरोना फैली थी 2 साल पहले, 2022 तक रही थी कोरोना। अभी 2020 से स्टार्ट हुई और उसका प्रकोप इतना बढ़ता चला गया कि फिर लॉकडाउन लग गया सब जगह। तो श्वसन तंत्र, जैसे अब जो हैं कार है, बाइक है, ये सब लोहे के प्रयोग से ही बन रही है सब चीज़ें। तो उनकी जैसे ही संख्या बढ़ती जा रही है शहरों में, तो वायु प्रदूषण भी हो रहा है। और जैसे रेफ्रिजरेटर है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो निकलती है AC से, रेफ्रिजरेटर से, तो उससे ओजोन जो हमारी गैस है, ओजोन परत जो है, तो वहाँ पे ओजोन परत जो है उसमें जो ओजोन गैस है वो O2 में परिवर्तित हो जा रही है, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जा रही है, O3 से O2 में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके। तो वहाँ पर क्या है, तो ये श्वसन तंत्र में भी दिक्कत आने लगी। पराबैंगनी किरणें जो नहीं आ पाती थी, परावर्तित हो जाती थी सूर्य की किरणें, तो UVB और UVC परावर्तित
होती थी, नहीं होती थी। और यूवीसी भी जो है बहुत ही कम मात्रा में आ पाती थी। यहाँ पर यूवीए ही आ पाती है हमारे पास तक, और बाकी बची पर्यावरण से ही परावर्तित हो जाती है सूर्य के पास। तो इस तरह प्रजनन स्वास्थ्य में भी दिक्कत आने लगी, अर्थव्यवस्था में दिक्कत आने लगी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो वैसे खर्चा ज़्यादा होगा सरकार का, तो इस तरह क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में दिक्कत आने लगी, जल संकट। तो ये सब हमारे जो पर्यावरण जब बिगड़ा तो वो सब मानव पर ये सब प्रभाव पड़ा। और ताकि जैव भौतिक सीमाओं द्वारा जलवायु के कारक पशु, मनुष्य तथा पादप प्रजातियों आदि पर व्यापक एवं विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। अत्यधिक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ऊंचाई आदि मानव के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। मानव के विकास में भी अब क्या आने लगी, बाधा आने लगी। इसी प्रकार उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधिक समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, जैसे डेंगू का अत्यधिक प्रभाव। ये एक प्रमुख कारण है, जब तापमान बढ़ता है तो डेंगू के अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब विविध प्रकार के पर्यावरणीय प्रकोप तथा चरम घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, सुनामी, भूस्खलन, मेघ प्रस्फोट आदि जो थे व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को दुष्प्रभावित कर रहे थे। तो ये हमारा इम्पैक्ट पड़ गया। अब जैसे मानव ने एक और टेक्निक अपनाई है कि वर्षा नहीं होगी तो हम वर्षा जो है कृत्रिम वर्षा कर लेंगे, आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करने लगे हम। तो क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है और तथा आयोडीन के कुछ यौगिकों के प्रयोग के द्वारा अति शीतलित बूंदों को घनीभूत किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुपर कूल्ड ड्रॉप्स सम्मिलित होता है। तो अभी क्या हो रहा था, आपने सुना होगा कि कृत्रिम वर्षा की तैयारी कर रहे हैं। जब दिल्ली में जब वर्षा नहीं हो रही थी तो कृत्रिम वर्षा की बहुत न्यूज़ में आई थी। तो पर्यावरण पर अब आता है कि अब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये तो हमारे ह्यूमन पर इम्पैक्ट पड़ गया, जो पर्यावरण बदला। अब आता है कि पर्यावरण पर मनुष्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या रहा। तो मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव ना तो पहले से सोचा गया, ना ही नियोजित है। नियोजित मतलब पहले से ना ही कोई हमने योजना बनाई है कि ये प्रभाव पड़ेगा, अगर हम ये काम करेंगे तो ये प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभाव जो है मनुष्यों द्वारा किए गए विकास प्रयासों तथा कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने विकास का प्रयास किया, हमने ट्राई तो किया, अब हमें उसका ये नहीं पता कि बाद में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। तो आर्थिक क्रियाकलाप जो थे, आर्थिक क्रियाकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले मनुष्य के अप्रत्यक्ष प्रभाव शीघ्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये इसका जो प्रमुख कारण है आर्थिक क्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों में समय शिथिलता है। अर्थात आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ संघटकों में सामान्य स्तर के मंद गति वाले परिवर्तन होते हैं तथा ये परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता को कम करने में अत्यधिक समय लेते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, वो धीरे धीरे प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से प्रदूषक तत्व नगरों, कारखानों से निकलने वाले कचरे, गंदे जल के नाले के माध्यम से जलाशयों, झीलों, नदियों तक पहुंचते हैं और उनके जल को दूषित करते हैं। अब आप एक इम्पोर्टेंट ये देखिए नोट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रण में वृद्धि होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोकार्बन ईंधन को जलाने से वायुमंडल में कौन सी गैस की सांद्रण की वृद्धि होती है। एक रहेगा ऑर्गन, एक रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक रहेगा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और एक रहेगा ऑर्गन। ऑप्शन में आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, एक रहेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक रहेगा नाइट्रोजन। तो इसमें आंसर जो जिसको पता होगा, जो पढ़ा होगा, उसको याद होगा कि हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में सांद्रण में वृद्धि होती है। और इससे क्या होता है आपको पता है कि ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों और जंतुओं के लिए जो रक्षा कवच है वो
क्योंकि वह क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। अभी आपसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछें कि यूवीए की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, यूवीबी की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, यूवीसी की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। ये 3 प्रकार की तरंग दैर्ध्य में अल्ट्रावायलेट रेज जो है डिवाइडेड है। आप बता सकते हैं कि यूवीए, यूवीबी और यूवीसी की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो ये वही बता पाएंगे जो पहले दिन से क्लास ले रहे हैं। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो आपको प्रीवियस जो क्लासेस हो चुकी हैं आपको वो देखनी है, जाना है, समझना है। साथ में आप पैरेलली इसको लेके चलिए और प्रीवियस क्लासेस को। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा एक जो पोल है, डेली हम पोल करते हैं क्वेश्चंस, वहाँ पे आंसर आपको देना होता है, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स अपने आप तैयार हो जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तथा जो पृथ्वी की सतह को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। तो मानव कार्यों द्वारा निम्न प्रकार से ओजोन गैस का जो क्षरण हुआ है, जैसे रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों में प्रयुक्त तरल पदार्थों और सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। ओजोन का सूत्र आपको पता है O3 होता है। और इस प्रकार क्या होता है, ओजोन का रिक्तीकरण हो जाता है। ओजोन क्या होती है, वहाँ से हट जाती है, ओजोन गैस O2 में बदल जाती है। जैसे अगर ये आकाश है, आपको ओजोन पता है, ओजोन किस वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ये हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। तो आप मेरे चैनल पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखें, उन्हें समझें और बेसिक फाउंडेशन जिनका क्लियर होगा वो, अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा तो वहाँ पे एक अपना जैसे धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम फिर एक बड़े क्वेश्चन जो आएंगे हम उनको भी सॉल्व करके ले जाएंगे। तो इस तरह जो क्या है, ओजोन का रिक्तीकरण होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो वायुमंडल में अवशोषण घटता जाएगा और भूतल के तापमान में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने लगेगी, जिससे क्या होता है, त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है। मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता का ह्रास होगा, प्रकाश संश्लेषण की कमी होगी, जल ग्रहण क्षमता तथा फसल उत्पादन में ह्रास होगा। आपको पता है कि पौधे जो हैं अपनी निश्चित सीमा तक ही प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं और निश्चित सीमा तक ही ऑक्सीजन को छोड़ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मानव पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत क्या हैं, अब ये है इम्पोर्टेंट, ये आते हैं, ये भी पेपर्स में आते हैं, मानव पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत। तो एक है फर्स्ट नियतिवाद सिद्धांत, जो है मानव में पर्यावरण का एक घटक मानता था। ये जो नियतिवाद सिद्धांत है वो क्या मानता था, मानव को पर्यावरण का एक घटक मानता था और जो प्रकृति को पूर्णतः निर्भर है, जो आदि मानव आ गए इसमें। फिर नेक्स्ट आता है सिद्धांत संभववाद। संभववाद सिद्धांत में क्या हो गया, मानव को पर्यावरण के सक्रिय तत्व के रूप में प्रस्तुत करता था, जो कि पर्यावरण को जानने समझने में सक्षम है। मतलब स्टडी कर ली, अब मानव ने समझ रहा है वो, ये अच्छा ऐसे हम काम कर सकते हैं पर्यावरण में जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उनसे। मानव चाहे तो पर्यावरण दशाओं में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता था। फिर आता है नवनियतिवाद सिद्धांत, रुको एवं जाओ। ये किस पर आधारित है, रुको एवं जाओ, नवनियतिवाद। ये आ जाएगा क्वेश्चन, रुको और जाओ सिद्धांत जो आधारित विचार है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नवनियतिवाद पे। तो जिसका मत है पर्यावरण के एक पक्षीय दोहन के ऊपर उठकर पर्यावरण को जानने एवं समझने के तत्पश्चात विकास की नीतियों की ओर जाने का विचार है। वस्तुतः नवनियतिवाद शाश्वत विकास से संबंधित है।
फोर्थ आता है कृतिवाद। तो कृतिवाद जो है मानव की स्वतंत्र एवं स्वच्छंद इच्छा शक्ति तथा एक सीमा तक ही पर्यावरण परिवर्तन की बात करता है। फिफ्थ नंबर आता है कि मानकीय दृष्टिकोण। तो पर्यावरण परिवर्तन के सर्वोत्तम एवं आदर्श अंतर संबंधों की बात करता है। लास्ट आता है हमारा पारिस्थितिकी जो दृष्टिकोण है वो मानव को परितंत्र का एक घटक मानता है, उसके पर्यावरणीय संबंधों को इस दृष्टिकोण के अंतर्गत समाहित करता है। तो ये हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया आज, पर्यावरण एवं उसके घटक। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस। कम्युनिटी पोल के हमने कहा था हम आंसर आपको एक वीडियो में देंगे। तो ये रहे आज के जो हमने कम्युनिटी पोल कर चुके हैं उनके आंसर्स। सर्वप्रथम कब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था? 1972। नेक्स्ट, पर्यावरण एक बाह्य बल है जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? पर एक पर्यावरणविद है ये, E.J. रॉस। नेक्स्ट, पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो होता है लाल रंग का प्रकाश बीजों के अंकुरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8 किलोमीटर। Thank you for watching and subscribe my channel, my YouTube channel Let's Find Success with शारदा क्लासेस। तो डेली हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पोल में हम डालते हैं, उससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी साथ के साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रहेगी। और हम आपके लिए हमने एक वीडियो जनरेट किया है टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको जाकर ज़रूर देखिए, जिससे कि एक बार पैटर्न का पता चलेगा किस तरह एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है। और हाँ, हमने आपसे कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली है कि हम सीटेट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या आई थी, अगर हम सीटेट क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीचिंग एनवायरनमेंट में या कहीं पे भी। तो हम वो एक वीडियो लाने वाले हैं थोड़े दिनों में ही। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। तो अगर इसकी PDF चाहिए जो हम पढ़ते जा रहे हैं साथ में, तो उसकी हम PDF के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं। वहाँ पर अब तक की जो 7 क्लासेस हुई हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप जो लिंक है वो सब्सक्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको PDF जितनी भी होंगी सब मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।